अक्सर हम सोचते हैं ना कि जब कोई इंसान सड़क पर ट्रैफिक में फंसने के बाद अचानक से अपना आपा खो बैठता है या स्टीयरिंग व्हील को बुरी तरह पीटने लगता है, तो क्या वो वाकई एक समझदार मतलब एक परिपक्व अडल्ट की तरह बर्ताव कर रहा होता है? बाहर से देखने में तो वो 30-40 साल का ही लगता है, लेकिन अंदर से स्थिति बहुत अलग होती है। बिल्कुल। सच तो ये है कि उस हताशा के पीछे असल में वो एक डरा हुआ या अनदेखा किया गया बच्चा होता है। एक ऐसा बच्चा जो बस एक बड़े शरीर में छुपकर अपनी भड़ास निकाल रहा है। तो स्वागत है आज की इस गहरी चर्चा में, जहां हम इसी बहुत ही दिलचस्प विषय को समझने वाले हैं। हाँ, और ये एक ऐसा विषय है जो हम सबके जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। सही कहा आपने। आज हम इनर चाइल्ड यानी हमारे अंतर मन में छिपे उस बच्चे को हील करने की 8 तकनीकों पर विस्तार से बात करेंगे। तो हमारा मकसद आज ये समझना है कि बचपन के अनसुलझे ट्रॉमा किस तरह बड़े होने पर हमारे रोजमर्रा के जीवन पर असर डालते हैं। और ये चर्चा शुरू करने के लिए ना एकदम सही जगह है। मतलब अक्सर जब हम चोट की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सीधे शरीर की बीमारियों पर जाता है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे हड्डी टूटना या कोई जख्म। सही कहा। अगर हड्डी टूट जाए तो एक्सरे में साफ दिख जाती है, उसका इलाज हो जाता है। लेकिन जब बात मानसिक स्वास्थ्य या बचपन के गहरे ट्रॉमा की होती है तो ये एक्सरे मशीनें काम नहीं आती। वो दर्द पूरी तरह से अदृश्य होता है। बिल्कुल अदृश्य, लेकिन उसका असर किसी भी शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा गहरा और जटिल होता है। तो समाधान पर आने से पहले इस मुख्य समस्या को समझना बहुत जरूरी है। आखिर ये जो इनर चाइल्ड है, ये भला क्या है? तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि दर्द को दबाना वैसा ही है जैसे दीवार के पीछे टूटे हुए पानी के पाइप को नजरअंदाज करना। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण है ना। आप ऊपर से कितना भी महंगा पेंट कर लें, एक दिन सीलन फैलेगी और पूरी दीवार ही गिर जाएगी। लेकिन इस इनर चाइल्ड को लेकर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं। मेरा मतलब है, क्या वाकई हम सब के अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा है या ये बस मनोवैज्ञानिकों का बनाया हुआ कोई रूपक है? ये कोई शारीरिक रूप से मौजूद बच्चा नहीं है। इनर चाइल्ड असल में किसी भी इंसान के शुरुआती सालों का, उसके विकास के अलग अलग चरणों का और बचपन के सपनों का एक प्रतीक है। मतलब एक तरह से हमारे अवचेतन मन का हिस्सा। हाँ बिल्कुल, हमारे सबकॉन्शियस का वो हिस्सा जिसने बचपन की यादों और भावनाओं को बिल्कुल एक स्पंज की तरह सोख लिया है। बचपन की उस मासूमियत से जुड़ना इंसान को मुश्किल वक्त में बहुत मदद करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब बचपन अच्छा ना रहा हो, है ना? एकदम सही पकड़े। जब बचपन में इंसान को उपेक्षा, जिसे हम नेग्लेक्ट कहते हैं, या किसी तरह के ट्रॉमा का सामना करना पड़ा हो। जब एक बच्चे को वो प्यार या सुरक्षा नहीं मिलती जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हाँ, और उस कमी की वजह से उसके दिमाग का वो हिस्सा उसी उम्र में एक तरह से फ्रीज हो जाता है, रुक जाता है। तो जब वो भावनात्मक विकास वहीं रुक जाता है तो वो इनर चाइल्ड असल में कैसा महसूस करता है, उसका अनुभव क्या होता है उस वक्त? वो बहुत छोटा, असुरक्षित और डरावा महसूस करता है। अब देखिए, बचपन में जब तकलीफ होती है तो बच्चा अपने हालात नहीं बदल सकता, उसके पास कोई पावर नहीं होती। वो बस हालात का शिकार होता है। बिल्कुल, इसलिए वो उस दर्द को छिपाने या अपने अवचेतन में गहरे दबाने की कोशिश करता है। ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इंसान को लगता है कि उस दर्द को अनदेखा करने से वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन वो तो बस एक धोखा है ना। उस दर्द को छुपाने से वो गायब थोड़ी होता है। बिल्कुल नहीं होता। वो उसी टूटे हुए पाइप की तरह रिश्ता रहता है और बड़े होने पर रिश्तों की अजीब उलझनों में, बेवजह के गुस्से के रूप में या अपनी जरूरतों को पूरा ना कर पाने की हताशा के रूप में सामने आता है। ये वाकई एक बहुत ही डरावना सच है कि बचपन की वो अनसुलझी भावनाएं इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ते। तो अब जब ये पता चल गया कि दीवार के पीछे दर्द है, तो उसे ठीक करने का पहला कदम क्या होना चाहिए? यहीं से हीलिंग का सबसे पहला और अहम कदम शुरू होता है, और वो है अभिस्वीकृति, या जिसे हम एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। मतलब दर्द को मानना। लेकिन हम अपने ही भीतर के उस हिस्से को स्वीकार कैसे करें जिससे हम सालों से बस भागते आ रहे हैं? कि कोई भी इंसान अपने इनर चाइल्ड से जुड़ सकता है, बस शर्त यह है कि वो इसके लिए थोड़े खुले विचार रखे, ओपन माइंडेड रहे। हाँ, और स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि अतीत के हर दुख पर बैठकर रोना है। इसका मतलब बस इतना है कि आप उन पुरानी तकलीफों और आज के जीवन पर उनके असर को पहचानें। जैसे बचपन के ट्रिगर्स जो बड़े होने पर गुस्सा या एंजाइटी लाते हैं। एकदम सही। असली जिंदगी के उदाहरणों से ही मनोविज्ञान के ये भारी भरकम सिद्धांत आसानी से समझ में आते हैं। तो मान लीजिए किसी इंसान के पार्टनर ने अपने काम में अचानक बहुत बिजी होने की वजह से वीकेंड की डेट नाइट कैंसिल कर दी। जो कि बहुत आम बात है आजकल। बिल्कुल। अब
तार्किक रूप से उस इंसान के अडल्ट दिमाग को ये समझना चाहिए कि काम जरूरी है, इसमें कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन असल में उस इंसान का रिएक्शन क्या होता है? वो अचानक बच्चों की तरह रूठ सकता है या बहुत ज्यादा गुस्सा कर सकता है। हाँ, या गुस्से में दरवाजा पटक सकता है। और मजेदार बात ये है कि अक्सर उस ड्रामे के बाद इंसान खुद ही सोचता है कि उसने इतनी छोटी सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों किया। उससे खुद पर ही शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। और यही वो पॉइंट है जहां ये समझना जरूरी है कि वो दरवाजा पटकना उस 30 साल के समझदार इंसान का गुस्सा नहीं है। असल में वो उस 8 साल के छोटे बच्चे का दुख है, जिसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहने की वजह से उसकी प्ले डेट कैंसिल कर देते थे। ओहो, मतलब दिमाग तुरंत उस पुराने भावनात्मक पैटर्न को पहचान लेता है। जी हाँ, इंसान को लगता है कि उसे फिर से अनदेखा किया जा रहा है, फिर से रिजेक्ट किया जा रहा है। तो उस दर्द को दूर धकेलने के बजाय ये मानना जरूरी है कि हाँ, मुझे बुरा लग रहा है और ये मेरे अतीत से जुड़ा है। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, आखिर इस पूरी प्रक्रिया का मतलब क्या है? क्या एक बड़े समझदार इंसान का अपने अंदर के एक काल्पनिक बच्चे से बात करना थोड़ा अजीब या ऑकवर्ड नहीं लगता? कई लोग सोच सकते हैं कि ये सब बहुत ही बचकाना है। शुरुआत में ऐसा लगना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आपको इसे किसी काल्पनिक बच्चे से बात करने के रूप में देखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो फिर इसे कैसे देखें? अगर इनर चाइल्ड शब्द अजीब लगता है तो इसे सेल्फ डिस्कवरी यानी खुद को गहराई से जानने के रूप में देखा जा सकता है। ये बस खुद के उन हिस्सों से रूबरू होना है जो अतीत में आहत हुए थे। ये नजरिया वाकई बहुत मददगार है। मतलब जब कोई इंसान वर्तमान में ओवर रिएक्ट कर रहा होता है तो वो असल में अपने अतीत के किसी ट्रिगर पर रिएक्ट कर रहा होता है। बिल्कुल सही। तो ये बात तो समझ आ गई कि चुपचाप सुनना और दर्द को स्वीकार करना जरूरी है। लेकिन क्या सिर्फ सुनना काफी है? मुझे लगता है कि खुद के साथ रिश्ते को सुधारने के लिए एक सक्रिय संवाद यानी एक्टिव कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती होगी। एकदम सही दिशा में जा रहे हैं हम, और यहीं पर हम तीसरे और चौथे कदम पर पहुंचते हैं, जो है चिट्ठी लिखना और जर्नलिंग करना। चिट्ठी लिखना। हाँ, चुपचाप सुनना पहला कदम है, लेकिन संवाद को सक्रिय बनाने के लिए एक एडल्ट के नजरिए से अपने इनर चाइल्ड को चिट्ठी लिखनी चाहिए, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास दुनिया को देखने का एक नया कॉन्टेक्स्ट होता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, जब हम अपने ही बचपन को एक चिट्ठी लिख रहे हैं तो क्या इसमें हम अपने आज के लॉजिकल दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करने की गलती नहीं कर सकते? वो कैसे? मेरा मतलब है, बचपन की भावनाएं तो बहुत ही कच्ची और बिना किसी लॉजिक के होती हैं। अगर हम उन्हें आज के लॉजिक से समझाएंगे तो क्या हम उनकी भावनाओं को एक तरह से नकार नहीं ले होंगे? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, लेकिन हमें उस चिट्ठी में अपने लॉजिकल दिमाग का इस्तेमाल बच्चे की भावनाओं को झुठलाने के लिए नहीं करना है। तो फिर किस लिए करना है? उसे सांत्वना देने और एक नया नजरिया देने के लिए। मान लीजिए किसी इंसान का बड़ा भाई बचपन में हमेशा उसके खिलौने तोड़ता था, उसे डराता था। हाँ, तो एक छोटे बच्चे के रूप में उस इंसान ने सिर्फ डर और नफरत ही महसूस की होगी, और उसे लगा होगा कि शायद उसमें ही कोई कमी है, इसीलिए उसे मारा जा रहा है। क्योंकि बच्चों का नजरिया ना बहुत आत्म केंद्रित होता है। उन्हें लगता है कि दुनिया में जो भी बुरा हो रहा है वो उन्हीं की वजह से हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन बड़े होने पर जब वो इंसान अपने परिवार के इतिहास को देखता है तो शायद ये समझ आए कि वो बड़ा भाई खुद स्कूल में भयानक बुलिंग का शिकार था। या उसे घर में किसी बड़े से अब्यूज सहना पड़ रहा था। हाँ, उस बड़े भाई के पास अपना दर्द निकालने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपनी भड़ास छोटे भाई पर निकालता था। तो ये नई जानकारी हम उस चिट्ठी के जरिए अपने उस डरे हुए छोटे रूप को समझाते हैं। हम उस बच्चे को बताते हैं कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। बिल्कुल। हम कहते हैं कि तुम बुरे नहीं थे, बल्कि वो इंसान खुद बहुत दर्द में था। ये संवाद दर्द को बहुत कम कर देता है। उसमें सवाल पूछना, जैसे कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं, ये बहुत फायदेमंद होता है। ये तो हुई चिट्ठी की बात, जहां हम अपना अडल्ट लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इनर चाइल्ड बनकर जर्नलिंग करना, ये चिट्ठी लिखने से कैसे अलग है? तो चिट्ठी लिखने में आप आज के समझदार इंसान हैं, लेकिन इनर चाइल्ड बनकर जर्नलिंग करने में आप अपने आज के स्वरूप को किनारे रखकर पूरी तरह से उस बच्चे के नजरिए से लिखते हैं। अच्छा, मतलब खुद बच्चा बनकर लिखना। जी, इस तकनीक में अक्सर पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता है। इंसान अपनी बचपन की तस्वीर सामने रखता है ताकि वो उस उम्र की भावनाओं को याद कर सके। और इसका सबसे अहम नियम है कि जर्नलिंग बिना कुछ सोचे समझे, यानी बिल्कुल अनचेक्ड तरीके से होनी चाहिए। अनचेक्ड तरीके से, इसका क्या मनोवैज्ञानिक कारण है?
वो हमें बताने लगता है कि अरे ये लिखना तो बेवकूफ़ी है। हाँ, या मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम तेजी से बिना स्पेलिंग या ग्रामर की परवाह किए लिखते हैं तो हम उस लॉजिकल फिल्टर को बाईपास कर जाते हैं और सीधे उस दर्द की जड़ तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, ये प्रक्रिया बहुत ही पावरफुल होती है। ये वाकई बहुत शक्तिशाली लग रही है। लेकिन एक बात सोचिए, जब इंसान इस तरह से पुरानी परतों को हटाता है तो बरसों से दबाई हुई भावनाएं अचानक से बहुत जोर से उबाल खा सकती हैं। ये बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ, उस वक्त जो भयानक दर्द या गुस्सा बाहर आता है उसे संभालना तो किसी भी इंसान के लिए बहुत भारी पड़ सकता है ना। ऐसे में क्या किया जाए? यहाँ हम एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आते हैं। जब भावनाएं बेकाबू होने लगती हैं तो उन्हें प्रोसेस करने के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान सबसे बड़ा औजार बनकर सामने आता है। मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन इंसान की माइंडफुल सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है। ये सिखाता है कि शरीर में उठने वाले तूफानों को कैसे नोटिस करें बिना उनमें बहे। तो मेरा मतलब है, मुझे ऐसा लगता है कि भावनाएं बिल्कुल मौसम की तरह हैं। हम बारिश या तूफान को रोक तो नहीं सकते, पर हम छतरी जरूर खोल सकते हैं, और मेडिटेशन वो छतरी बनाना सिखाता है। वाह, ये बहुत ही सुंदर तुलना है। मौसम वाले उदाहरण को ही लें तो बचपन में अक्सर क्या होता है कि अच्छा बच्चा बनने के चक्कर में लोग अपनी नापसंद की जाने वाली भावनाओं को दबा देते हैं। हाँ, उन्हें सिखाया जाता है कि गुस्सा करना बुरी बात है या रोने वाले बच्चे कमजोर होते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक सच्चाई ये है कि भावनाएं महसूस करने और एक्सप्रेस करने के लिए ही होती हैं। दबी हुई भावनाएं कभी खत्म नहीं होती, बस स्ट्रेस बन जाती हैं। तो मेडिटेशन हमें उन भावनाओं से लड़ना नहीं, बल्कि उनके साथ एक ही कमरे में शांति से बैठना सिखाता है। बिल्कुल, मेडिटेशन से हम भावनाओं को बिना जजमेंट के एक्सेप्ट करना सीखते हैं। ये लविंग काइंडनेस मेडिटेशन क्या होता है? इसे हिंदी में मैत्री भाव या करुणा ध्यान कह सकते हैं। इसमें इंसान शांत बैठकर जानबूझकर खुद को और अपने उस छोटे स्वरूप को प्यार और सुरक्षा के विचार भेजता है। ये एहसास दिलाना कि तुम सुरक्षित हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, जिस बच्चे को बचपन में ये एहसास नहीं मिला, उसके लिए बड़े होकर खुद को ये एहसास दिलाना बहुत बड़ी हीलिंग है। ये सुन के ऐसा लगता है कि ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ अतीत के गड़े मुर्दे उखाड़ने के बारे में नहीं है, ये उस खाली हुई जगह को फिर से भरने के बारे में है। बिल्कुल सही कहा। दर्द को प्रोसेस करना ही आखिरी मंजिल नहीं हो सकती ना, उस खाली जगह को खुशियों से भरना भी तो उतना ही जरूरी है। हाँ, और ये चर्चा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, खुशियां वापस लाना। अगर बचपन में खेलने कूदने की कमी रही हो तो आज एडल्टहुड की तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद मजा करना बेहद जरूरी है। जैसे शाम की वॉक के बाद आइसक्रीम खाना या बोर्ड गेम्स खेलना। बिल्कुल, किसी छोटी सी बात पर दिल खोलकर हंसना, ये सब मेंटल हेल्थ की खुराक है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल आता है। वयस्कों के इस दुनिया में जहाँ ऐसा लगता है कि अगर हम टैक्स नहीं भर रहे हैं या बिल्स की चिंता नहीं कर रहे हैं तो हम बस समय बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, ये प्रेशर तो रहता है। एक अडल्ट की जिंदगी में दुनिया भर की टेंशन होती है। ऐसे में बिना गिल्टी महसूस किए सिर्फ खेलने के लिए वक्त निकालना क्या वाकई संभव है? ये गिल्ट बहुत आम है, लेकिन अगर हम न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें तो थोड़ी देर का बचपना समय की बर्बादी नहीं है। तो फिर वो क्या है? जब हम खेलते हैं या बेफिक्र होते हैं तो हमारा दिमाग डोपामीन और एंडोर्फिन रिलीज करता है। ये असल में हमारे काम की मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ाता है। अच्छा, तो एक तरह से हम अपने उस हिस्से को पोषण दे रहे हैं जो भूखा रह गया था। बिल्कुल, आप उस बुनियादी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि ये सब इंसान खुद अकेले ना कर पाए? क्योंकि कई बार ट्रॉमा इतना गहरा होता है कि अकेले उन पुरानी यादों में जाना सुरक्षित नहीं लगता। ये बहुत अहम बात है। हीलिंग एक ओपन एंडेड जर्नी है। अगर पास्ट ट्रॉमा दैनिक जीवन में रुकावट पैदा करे तो प्रोफेशनल मदद लेना सबसे सही कदम है। थेरेपिस्ट की मदद लेने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। लेकिन हर तरह की थेरेपी इसमें काम नहीं आती। हाँ, बिल्कुल। उदाहरण के लिए CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आज बहुत लोकप्रिय है, लेकिन यह मुख्य रूप से इंसान के वर्तमान अनुभवों और आज के विचारों को बदलने पर फोकस करती है। तो अगर किसी को अतीत की गहरी परतें खोलनी है तो CBT शायद काम ना करे। सही कहा। इसके लिए साइकोडायनामिकली ओरिएंटेड साइकोथेरेपी या इनर चाइल्ड वर्क के एक्सपर्ट की जरूरत होती है, जो आपके आज के व्यवहार को आपके बीते हुए कल की घटनाओं से जोड़कर देखती है। ये सिर्फ आज के सिम्टम्स का इलाज नहीं करती, बल्कि बीमारी की जड़ तक जाती है। बिल्कुल, ये थेरेपिस्ट एक सुरक्षित माहौल बनाते हैं जहां इंसान अपने अतीत के अंधेरे कोनों में जा सकता है और उस डरे हुए बच्चे का हाथ पकड़कर उसे वर्तमान में ला सकता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर बचपन में प्यार और सहारे की कमी रह गई हो
तो वो महज एक बीता हुआ कल नहीं होता। वो एक डीप ट्रॉमा बनकर जिंदगी के हर फैसले को कंट्रोल करता है। हाँ, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इंसान अक्सर ये समझ ही नहीं पाता कि उसके आज के दुखों की जड़ अतीत में दबी है। वो वर्तमान के हालातों को कोसता रहता है, जबकि मदद की असली पुकार अतीत के उस खाली कमरे से आ रही होती है। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि आज की इस गहरी चर्चा का संदेश है, इस चक्रव्यूह को तोड़ने में कभी देर नहीं होती। अपने भीतर के उस बच्चे को पहचान कर, उसे बिना जज किए सुनकर, जर्नलिंग या मेडिटेशन के जरिए हम उस पुराने दर्द को सेल्फ कंपैशन यानी खुद के प्रति करुणा में बदल सकते हैं। और जब इंसान खुद के प्रति करुणा रखना सीख जाता है तो दुनिया की चुनौतियों का सामना करना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो इस चर्चा के अंत में हम सुनने वालों को एक बिल्कुल नए नजरिए के साथ छोड़ना चाहते हैं। जरा सोचिए, अगर दुनिया का हर अडल्ट असल में बस एक बड़ा हो चुका बच्चा है जो अपने पुराने दर्द और असुरक्षाओं को साथ लेकर घूम रहा है, तो ये नजरिया सब कुछ बदल सकता है। हाँ, तो अगली बार जब कोई सड़क पर ट्रैफिक में आपा खोकर चिल्ला रहा हो या कोई मीटिंग में बहुत आक्रामक बर्ताव कर रहा हो, तो क्या वहाँ एक गुस्से वाले अडल्ट की जगह एक डरा हुआ अकेला बच्चा छिपा हो सकता है जो सिर्फ ये चाहता है कि कोई उसे समझे? इस नजरिए से दुनिया को देखने पर वाकई हमारे आपस के रिश्ते पूरी तरह से बदल सकते हैं। बिल्कुल। क्या हम लोगों के गुस्से के पीछे उनका दर्द नहीं देख पाएंगे? इस पर जरूर विचार करें। अगली बार जब किसी का बेवजह का गुस्सा सामने आए तो सोचें कि शायद ये आवाज एक टूटी हुई दीवार के पीछे से आ रही है। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहें और अपने भीतर के उस छोटे से हिस्से का हमेशा ख्याल रखें।